साथियों, ये माझ्याजवळ ही मेरे पास बहुत सारे कागज हमारे साथियों ने दिए, इकट्ठा हो गए, इस वजह से थोड़ा और ये कागज भी बड़े हिस्टोरिकल है। एक कागज में जवाहरलाल नेहरू आरएसएस की शाखा में चड्डी पर यहाँ दिखाया गया है। ये बदमाश लोगों के बारे में हमारे लोगों को साला जानकारी ही नहीं है। ये दूसरे ही नंबर का जो फोटो है जवाहरलाल नेहरू का, ये चड्डी और लाठी लेके आरएसएस की शाखा में 39 में उत्तर प्रदेश की नैनी में जो इलाहाबाद के पास है, यहाँ की शाखा में ये जवाहरलाल नेहरू का फोटो है। अभी इस कार्यकर्ता ने मुझे दिया। और एक फोटो और कार्यकर्ता ने दिया कि जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पी रहे हैं और माउंटबेटन की जो बीवी है उसकी सिगरेट को जलाने का भी काम कर रहे हैं। महान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या काम कर रहे हैं? तो माउंटबेटन के बीवी को सिगरेट जला कर दे रहे हैं। महान जवाहरलाल नेहरू। लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए ये बहुत सारे ये कागज लोगों ने मेरे पास में, लोग ऐसे देते रहते हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, मेरे पास ये लाकर देते रहते हैं। मैं पूछता हूँ भाई क्यों लाकर देते हो, तो वो बोलते हैं कि आप इसका सही उपयोग कर सकते हैं। और भी है गांधी जी का, चलो गांधी जी का मैं अब देखने वाला। साथियों, दो विषय पर मैं आज अभी कंक्लूडिंग में बात करने वाला हूं। एक निजीकरण करने वाली सरकार चलाने को संसद में समर्थन देना और बाहर निजीकरण का विरोध करना, यह कम्युनिस्टों की दोहरी नीति है और यह मूलवासी बहुजनों के साथ धोखेबाजी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय 16 अप्रैल को, जिस पर हमने काफी विस्तार से चर्चा की कि गांधी जी की हत्या क्यों हुई, एक गंभीर चर्चा। अब इस विषय पर भी इस सत्र में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। तो दो विषयों को क्लब करके यहां आप लोगों के सामने अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो जो निजीकरण का मुद्दा है, उस निजीकरण के मुद्दे पर मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। निजीकरण का जो मुद्दा है, जिसमें कम्युनिस्टों की दोहरी नीति पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। साथियों, कम्युनिस्टों का ये जो दोहरापन है, ये जो दोहरी रणनीति है, ये जो डुबियस कैरेक्टर है, ये जो दोहरापन है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, और वो जो हमारे लोगों के साथ में, मूल्यवासी बहुजनों के साथ में जो धोखेबाजी का खेल रहे हैं, उसको एक्सपोज करने के लिए ये विषय साथियों हमने चर्चा करने के लिए रखा। आप लोगों को जानकारी होगी 2004 में अप्रैल मई में भारत में संसदीय चुनाव था और संसदीय चुनाव में बीजेपी का परास्त हुए और सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार आई और कम्युनिस्टों ने सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार बनाई और
और कांग्रेस से उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। ये घटना 2004 अप्रैल मई की है। मुझे याद है 2004 अगस्त में हमारा राज्य अधिवेशन नागपुर में हुआ, 2003 में भी हुआ, 2004 में भी हुआ। तो 2004 के इस अधिवेशन में एक सब्जेक्ट हमने डिजाइन किया था और वो सब्जेक्ट था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम विकास का कार्यक्रम नहीं है बल्कि कॉमन मिनिमम धोखेबाजी का कार्यक्रम है। एक सब्जेक्ट हमने रखा था और उस समय मैंने कहा था कि हमारे लोग ऐसा समझते हैं कि बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम लागू किया और इस प्राइवेटाइजेशन लागू करने वाली जो सरकार है इसने हमारे लिए संकट निर्माण किया। हमने इस सरकार को बदल दिया, चेंज किया, तो हमारे लोगों ने माना कि हमने हमारे ऊपर जो संकट आया था उस संकट को हमने दूर कर दिया। ऐसा हमारे लोगों ने माना था। यानी बीजेपी जो प्राइवेटाइजेशन लागू कर रही थी, हमारे लोगों ने इसके विरोध में जनादेश दिया, बीजेपी को परास्त किया, कांग्रेस को लाया, तो हमारे लोगों ने माना संकट हमने दूर कर दिया है। मैंने उस समय लोगों को समझाया था, हमने संकट दूर नहीं किया, संकट को और गहरा कर दिया है। कैसे गहरा कर दिया कि जो हमारा ओपन एनिमी था, जो हमारा खुला दुश्मन था, उस खुले दुश्मन को हमने क्या किया, बदल दिया और छुपे हुए दुश्मन को हमने दिल्ली में लाया। तो हम लोगों को यह मालूम नहीं है कि जो हिडन एनिमी होता है, जो छुपा हुआ दुश्मन होता है, वो खुले हुए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। The hidden enemy is always danger than open enemy. बीजेपी ओपन एनिमी है, कांग्रेस हिडन एनिमी है। ओपन एनिमी को बदल दिया, हिडन एनिमी को वापस लाया, खतरा टल गया है। हमारे लोगों ने माना, मैंने कहा था खतरा और गंभीर हो गया है और बढ़ गया है। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा, इसके बावजूद भी ये बात मैं बताना जरूरी समझता हूं। मैंने ये बात इसके पहले भी लोगों को बताई है, मगर फिर मैं एक बार ये बात आप लोगों को विषय के संदर्भ में रिपीट करके समझाने से आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि 2004 में हमारे लोगों, जब 2004 में जब संसदीय चुनाव हुआ तो हमारे लोगों ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया। SC ST OBC के लोगों ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया और विरोध करके ये जो जनादेश है ये प्राइवेटाइजेशन के विरोध में दिया। हमारे लोगों ने जनादेश प्राइवेटाइजेशन के विरोध में दिया। ये जनादेश प्राइवेटाइजेशन के विरोध में था, ये सबूत मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। इलेक्शन का विश्लेषण, उस समय इलेक्शन का जो विश्लेषण है हमारे सामने अवेलेबल है कि जब उस समय ओपिनियन पोल बताया गया था। एक तो ओपिनियन पोल होता है, एक एग्जिट पोल होता है,
इंडिया टुडे ने जब एग्जिट पोल डिक्लेयर किया तो उसमें ये आंकड़े बताए गए थे कि SC ST OBC का जो बहुसंख्य वर्ग है, इन्होंने बीजेपी के विरोध में वोट दिया, जो विश्लेषण उन्होंने बताया। अच्छा, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल किसको कहते हैं? जब इलेक्शन 2-3 महीने आगे हैं तो लोगों के पास जाकर उसका ओपिनियन पूछते हैं अलग अलग इश्यूज पर, उसके आधार पर वो विश्लेषण करके बताते हैं, उसको कहते हैं ओपिनियन पोल। एग्जिट पोल किसको कहते हैं? कि जब कोई आदमी वोट डालता है पोलिंग सेंटर पर और वोट डालने के बाद बाहर आता है, तो वोट डालने के बाद जब बाहर आता तो उसको पूछा जाता भी आपने किसको वोट दिया? तो वो बोलता है कि ये तो सीक्रेट होता है, मैं क्यों बताऊं, ये तो सीक्रेट होता है, मैं क्यों बताऊं। तो वो पूछने वाला उसको पूछता है कि ये हम लोग सीक्रेट ही रखेंगे, ये हमारा रिसर्च का मामला है, आपका नाम भी हम लोग सीक्रेट रखेंगे, किसी को हम बताने वाले नहीं हैं, ये एक रिसर्च का काम है, इसलिए आपको पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका उम्र क्या है, ये सारा का सारा पूछते हैं। और फिर उसके बाद में उसको पूछते हैं कि आपको किसने वोट दिया, आपने वोट किसको दिया। उसके आधार पर जो रिजल्ट बताया जाता है उसको कहते हैं एग्जिट पोल। उसको कहते हैं एग्जिट पोल। अब ये जो एग्जिट पोल बताया गया था उसमें SC ST OBC के लोगों ने, ये इंडिया टुडे में पब्लिश हुआ था, बीजेपी के विरोध में वोट दिया। इससे इंडिकेट होता है, स्पष्ट होता है कि प्राइवेटाइजेशन लागू करने वाली जो सरकार थी एनडीए की, बीजेपी की, उसके विरोध में हमारे लोगों ने वोट दिया। दूसरी बात, जो सीटों का रिजल्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का समर्थन अटल बिहारी और बीजेपी को दिल्ली में था, और राज्य में तेलुगु देशम की सरकार थी। चुनाव हुआ लोकसभा का और विधानसभा का साथ में हुआ, और रिजल्ट आया, आंध्र प्रदेश की जनता ने चंद्रबाबू नायडू को चुनाव में लोकसभा में भी परास्त किया, विधानसभा में भी परास्त किया। चंद्रबाबू नायडू ने भारत में सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन लागू करने का काम किया और लोगों ने उसको चुनाव में परास्त किया। चुनाव में परास्त करने के लिए जनता ने क्या किया? जनता ने कि कौन चंद्रबाबू नायडू को परास्त कर सकता है, तो जनता ने सोचा कांग्रेस परास्त कर सकती है, तो आंध्र प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को लोकसभा में भी ज्यादा सीटों पर चुना, विधानसभा पर भी ज्यादा सीटों पर चुना। आप आंध्र प्रदेश के थोड़ा ऊपर आ जाओ, कर्नाटका। कर्नाटका के मुख्यमंत्री SM कृष्णा थे, जो आपके महाराष्ट्र के गवर्नर है। गवर्नर जो है वो वहां मुख्यमंत्री थे, यानी सरकार कांग्रेस की थी, मुख्यमंत्री कृष्णा थे। चुनाव हुआ, जनता ने कांग्रेस के विरोध में वोट दिया, कांग्रेस को परास्त किया। अब आपको दो बातें बताता हूं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को जनता ने तेलुगु देशम को परास्त करने के लिए जो प्राइवेटाइजेशन पर अमल कर रहा है, कांग्रेस का उपयोग किया। SM कृष्णा कर्नाटका में